नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो टायर 3 और टायर 4 सिटीज के बच्चे जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से पढ़कर बाहर निकलते हैं तब अक्सर देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज या बड़ी एमएनसीज उन्हें हायर करना नहीं चाहती हैं। इसके पीछे का एक मेजर कारण जो हम देख पाते हैं वो ये होता है कि किताबी ज्ञान तो उनके पास बहुत होता है, लेकिन एक्चुअल में जो इंडस्ट्री नॉलेज है, एनवायरनमेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो उन्हें नहीं होता। अब सवाल उठता है कि जो बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको ये एक्सपीरियंस और ये इंडस्ट्रियल नॉलेज दिया कैसे जाए। तो यहाँ पे एक गैप एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कि बच्चे अक्सर परेशान होते हैं अपने कॉलेज पास आउट होने के बाद। इस गैप को भरने का काम कर रहे हैं हमारे बीच आज उपस्थित आज के हमारे अतिथि, जो कि रियल स्किल्स के फाउंडर हैं विवेकानंद प्रसाद जी। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रियल स्किल्स क्या है और इसका क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो थैंक यू सोनम जी, आपको मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। रियल स्किल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने शुरू किया था तब जब हमने हमारी एक और कंपनी चल रही है जिसमें हम लोग रोबोट्स वगैरह बनाते हैं और एजुकेशन के फील्ड में भी हम काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं, टेक्निकल एजुकेशन में। सो वहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फील होती थी या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम फेस करते थे जब हम टैलेंट हायर करना चाहते थे अपने लिए, तो हमें प्रिपेयर टैलेंट नहीं मिलता था। मतलब अगर कोई बच्चा हमारे साथ काम करने आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ पे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो कोई कॉलेज से सीख के आए, क्योंकि सिखाने का काम कॉलेज का है, इंडस्ट्री का नहीं। तो ये प्रॉब्लम आपने कब फेस की एग्जैक्टली? तो ये जब हम लोग अपने लिए हायरिंग्स कर रहे थे उस टाइम पे हमने ये प्रॉब्लम फेस मतलब किया। किस साल की बात है? ये कंपनी तो हमारी 5-6 साल से चल रही थी, दूसरी जिसमें हम रोबोट्स वगैरह बनाते थे। तो हमने ये लगातार पिछले 5-6 साल में फेस किया। फिर हमने लास्ट ईयर ये डिसीजन लिया कि लेट अस फॉर्म अनदर वर्टिकल जहाँ पे हम कॉलेज के बच्चों के साथ रियल स्किल्स पे काम करेंगे। रियल स्किल्स मतलब वो स्किल्स जिनको सीख के उनको सच में इंडस्ट्री में दे कैन गेट प्लेस्ड, और जिन स्किल्स की इंडस्ट्री को नीड है उन स्किल्स में उन बच्चों की ट्रेनिंग हो, क्योंकि कॉलेज और जब उनकी एजुकेशन हो रही है उसी टाइम पे उनकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, ना कि कंपनी में जाके वो बच्चे सीखें। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तब हमने लास्ट ईयर रियल स्किल की नींव रखी थी। और वैसी स्किल्स जिसको कि सीखने के बाद इंडस्ट्री में बच्चों को एक जगह मिल सके, जो कि मिल नहीं पाती, स्पेशली टायर 3 टायर 4 सिटीज में। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, जब आप अपने लिए टैलेंट हायर कर रहे थे तो मुझे एक बात बताइए कि आपके पास ऑप्शन थे टायर 1 सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हायर करने के लिए भी, जहाँ के बच्चे ऑलरेडी से सीखे सिखाए हुए होते हैं या खुद ब खुद सीख लेते हैं। तो फिर आपने वहाँ से हायर नहीं करके और टायर 3 टायर 4 सिटीज को क्यों चुना हायर करने के लिए? टायर 1 सिटी हम लोग जैसे बिहार झारखंड में काम कर रहे हैं, रांची में मान लीजिए हमारा ऑफिस है रांची के अंदर, रांची के लिए हम कोई टैलेंट खोज रहे हैं। अगर हमें रांची का लोकल टैलेंट मिलेगा तो फाइनेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो रांची का अगर लोकल पर्सन हायर करते हैं वी कैन गेट, अगर एक पर्टिकुलर लेट से ड्रोन वाले किसी रोल के लिए वी आर हायरिंग दैट पर्सन, तो हमें 30-40,000 तक बच्चा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सेम टैलेंट मेट्रोपॉलिटन से बुलाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, पहले तो वो आना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो कोई बढ़िया शहर छोड़ के छोटे शहर में क्यों आना चाहेगा। दूसरी प्रॉब्लम कि हमें उसको दुगना पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 25-30% का ज़्यादा हाइक देना पड़ेगा। तीसरी बात कि वो हर बार दशहरा दिवाली छुट्टी में घर जाने को बोलेगा। तो लोकल टैलेंट हायरिंग का ये सबसे स्टेबिलिटी भी रहती है बिल्कुल बिल्कुल। और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो जाना नहीं चाहेंगे कि बाहर, अगर उनको यहाँ पे हम अच्छा खासा पेमेंट कर रहे हैं, तो अब अगर कोई रांची से उठ के दिल्ली जा रहा है काम करने या बैंगलोर जा रहा है काम करने, ऑब्वियसली उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहने खाने में खर्च होगा। लेकिन अगर वो अपने घर पे भी रह रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात उसके लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन कि हम लोकल टैलेंट हायर करें। तो जब आप लोकल टैलेंट्स हायर करने के क्रम में आगे बढ़ रहे थे तब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस की कि जिससे कि आपको ये गैप आइडेंटिफाई हुआ? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता था। जैसे मान लीजिए मेरे को हायर करना है किसी पर्सन को जो हमारे लिए एम्बेडेड सिस्टम्स का काम देखे या फिर हमारे किसी रोबोट पे वो AI बेस्ड सॉल्यूशन पे काम करे। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि बच्चों को AI का नाम तो पता है, उनको कंप्यूटर साइंस, लेट्स से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को हम हायर करने पहुँचे हैं, तो उन्होंने 4 साल डिग्री तो पूरी कर ली है,
लाइक 80% 75% अच्छे मार्क्स भी हैं उनके, सारे सेमेस्टर्स में अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट हमें उनके मार्कशीट का क्या करना है, हमें तो उनसे रियल काम कराना है। वो बैठ के कंप्यूटर पे AI एप्लीकेशंस बना सके, डेवलप कर सके, डीबग कर सकें, उनके बनाए हुए प्रोग्राम्स अच्छे से काम कर सके, हमें उतना ही चाहिए। अगर वो थोड़ा मार्क्स कम भी होगा तो चलेगा, और आजकल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में यही चल रहा है। वहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसी क्रम में बहुत सारे कॉलेज में भी जाना आना होता था, उनके ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से भी मिलना होता था, काफ़ी सारे बच्चों से भी हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने चलते थे, वहाँ पे भी ये पता चला कि बहुत बड़ा गैप है। जो कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, उनकी नीड नहीं है क्योंकि वो आउटडेटेड है। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कॉलेजेस पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वी थॉट ऑफ कि ये करना चाहिए। तो ये प्रथा जो पहले से चली आ रही है, जैसे सभी इंडस्ट्रीज उसको अडॉप्ट करते हैं कि पहले बच्चों को कम सैलरी में हायर करो, फिर उन्हें सिखाओ और फिर उन्हें रिटेन कर लो आगे की कुछ डिग्रीज या हायर कोर्सेज कराकर। तो इसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? इसमें क्या लैग फील हुआ आपको? यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था, अगर कोई कंपनी ऐसे हायरिंग्स करती है तो पहली बात, आज के डेट में बच्चों के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप देखोगे बच्चे जल्दी जल्दी स्विच मारते हैं, तो कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम थी कि हम बच्चों को हायर करते थे, 6 महीने उनको ट्रेनिंग देते थे, जैसे उनको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगती थी, जैसे थोड़ा बहुत काम आने लगता था, वो किसी बड़ी या दूसरी कंपनी के लिए मूव ऑन कर जाते थे। तो ये हर कंपनी का प्रॉब्लम है, और हर कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉय रिटेंशन रहे, क्योंकि अभी एक ज़माना था जब लोग लॉयल होते थे, एक ही कंपनी से शुरू करते थे, उसी कंपनी से रिटायर करते थे। आज के एवर ग्रोइंग टेक टैलेंट में और एवर ग्रोइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बच्चों के पास सीखने के बाद उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो कहीं पे भी चले जाते हैं, एंड दे कीप ऑन स्विचिंग सो दैट उनकी सैलरी हाइक होती रहे। तो कंपनीज़ के लिहाज से ये प्रॉब्लम कंपनी को भी तो नहीं होनी चाहिए ना। कंपनी विल बी इन्वेस्टिंग, जब आप किसी कंपनी में जाते हो एज अ फ्रेशर, तो कंपनी आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, टाइम इन्वेस्ट करती है। जब आप सीख लेते हो फिर आप चले जाते हो तो वो उनके लिए लॉस होता है। उनका जितना एक्सपेंस लगा आपको सिखाने में, और जब आप मास्टर बन गए तब आप कहीं और चले गए। मोर कोई नया बच्चा आएगा तो उनको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ विन-विन। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ विन-विन फॉर बोथ ऑफ द कंपनीज एज वेल एज द स्टूडेंट। क्या डिफरेंस लगता है आपको विवेक की जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चे ऑटोमेटिकली सीखते जाते हैं चीज़ों को, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को, और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं टायर 3 टायर 4 सिटीज़ के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? क्या इसका कारण लग रहा है आपको? इसके ना 2 मेन रीजंस हैं। पहले तो टायर 1 सिटी या मेट्रोपॉलिटन का हर बच्चा नहीं सीख पाता है, बट स्टिल दे हैव फेयरली एडवांस चांसेस ऑफ लर्निंग। हम जैसे रांची में बैठ के कंपेयर करें, या पटना में बैठ के कंपेयर करें, या बोकारो में बैठ के, या धनबाद में बैठ के, लेकिन एक बच्चा दिल्ली में बैठा हुआ है, बैंगलोर में बैठा हुआ है, मुंबई में बैठा हुआ है, तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको, दिल्ली में आप अभी कैलेंडर देखो, कम से कम पूरे सीज़न में 1000 अलग अलग एग्जीबिशंस हो रहे होंगे, कि कभी कार्स का एग्जीबिशन लग रहा है, कभी रोबोट्स का लग रहा है, कभी ड्रोन्स का एग्जीबिशन लग रहा है, कभी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ का लग रहा है। लेकिन हमारे छोटे शहरों में ये चीज़ें बहुत कॉमन नहीं हैं। अगर कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, फॉर दैट मैटर लेट मी टेक एज एन एग्जाम्पल, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर कोई रोबोटिक्स से रिलेटेड एग्जीबिशन अटेंड करना होता है तो मुझे मूव आउट करना पड़ता है। मैं दिल्ली जाऊँगा, बैंगलोर जाऊँगा, कुछ बड़े सिटीज़ है कोलकाता वगैरह में जहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं। तो वी एज ए प्रोफेशनल हमारे लिए जाना मुश्किल हो जाता है हर बार। तो उन बच्चों का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ना तो फिनेंसेस अलाउ करते हैं, ना तो उनका कॉलेज अटेंडेंस अलाउ करता होगा उनको जाने देना, तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, अब वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेज उनको वो सब चीज़ 4 साल में सिखा के बाहर भेजेगा, जो कि नेसेसरी है उनको प्लेसमेंट देने में, या फिर उनको एक अच्छी नौकरी दिलाने में, या फिर उनके लिए एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न करने में। बट प्रॉब्लम्स कॉलेज के साथ क्या है कि एक रैट रेस चल रही है कॉलेजेस में, कि बच्चे ने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू हो गई, 4 साल तक वो लगे रहेंगे, उनका अपना सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा। सिर्फ कुछ कॉलेजेस को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे कॉलेजेस का यही हाल है। जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई और आपने सोचा कि ऐसा कुछ करना है, रियल स्किल्स जैसा कुछ लाना है बच्चों के लिए, जब वो पास आउट होकर निकले तो उन्हें लगे कि वो पीछे नहीं है, वो भी रेस में है, तो आपने इस आइडिया को धरातल पर लाने के लिए किस प्रकार से शुरुआत की या किस प्रकार से स्टेप्स लिए? सबसे पहले तो एक बड़ा चैलेंज होता है कि अगर हम कोई कोर्स करा रहे हैं या कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि इसका सर्टिफिकेशन कहाँ से होगा, क्योंकि द सर्टिफिकेशन दैट वी आर डूइंग उसका एक सिग्निफिकेंस होना चाहिए। वो कई बार हमारे लोगों पे अकेला नहीं जाएगा, अनटिल अनलेस यू बिकम अ ब्रांड।
तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स के साथ पार्टनरशिप किया। अभी जैसे हमें IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट मिला। वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग सर्टिफिकेट्स अंडर देयर नेम, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और बच्चों को एक ट्रस्ट भी होता है कि ठीक है IIT जैसी संस्था बैक कर रही है। तो इस तरह के टाइप्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड देन वी कीप ऑन कंडक्टिंग रेगुलर इवेंट्स, सेशंस, जिसमें हम कुछ इंडस्ट्री के टॉप लोगों को बुलाते रहते हैं, कुछ साइंटिस्ट आते हैं, कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो बच्चों को थोड़ा भरोसा दिलाते रहते हैं दैट दीज आर द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर एंड यू शुड बी लर्निंग दीज स्किल्स। गवर्नमेंट को आपने कैसे अप्रोच किया फाइनेंसेस को लेकर? गवर्नमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट का अपना एक प्रोग्राम है, झारखंड गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के अंदर। और हाल के दिनों में मतलब 2016-17 के बाद गवर्नमेंट्स आर वेरी प्रोएक्टिव इन सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें झारखंड सरकार से 15 लाख का ग्रांट मिला, IIT पटना से 10 लाख का ग्रांट मिला। तो बेसिकली बहुत ओपन चैनल्स पे स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट अवेलेबल है। जैसे स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे लोगों को फंड्स मिलते हैं, स्टार्टअप्स को फंड मिलते हैं टू सपोर्ट देयर बिजनेस आइडियाज, टू सपोर्ट देयर स्टार्टअप्स। आपको भी स्टार्टअप इंडिया का क्या लाभ मिल पाया है? हाँ जी, यस, वी आर अ DPIIT सपोर्टेड स्टार्टअप। DPIIT सर्टिफिकेशन जो होता है उसके अंदर जब आप एक बार एनरोल हो जाते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी स्टेट में जाके काम करने के लिए, और जो उस स्टेट की लोकल पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिलता है। रियल स्किल्स में आप बच्चों को सिखाते क्या हैं? जैसे ही वो कॉलेज से पढ़कर बाहर निकले, बहुत बच्चों के मन में डाउट्स होता होगा कि भाई क्यों हम एक्स्ट्रा फीस दें कॉलेज में पढ़ने के बाद आपके पास सीखने के लिए। तो उनको कन्विंस करना से लेकर उनको कौन सी स्किल्स आप प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके लिए इंडस्ट्री रेडी होती हैं? मैं इसका जवाब 2 हिस्सों में देना चाहूँगा। पहला तो कि हम वेट नहीं करते, ना ही हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि पहले आपकी डिग्री ओवर हो जाए तब आप हमारे पास आओ। रादर हम बच्चों को ये बोलते हैं कि जैसे ही आपने कॉलेज में एनरोल किया है तभी से आप सीखना शुरू कर दो हमारे साथ एनरोल करके। हमारा सारा जो एजुकेशन चैनल्स हैं वो 2 फॉर्म में काम करता है। ऑनलाइन हमारा एक प्लेटफॉर्म है realskill.in करके, हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी रियल स्किल के ही नाम से है, बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं। हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर अभी हमारे पास तकरीबन 5 या 6 हाईली डिजायर्ड चैनल्स हैं, हाईली डिजायर्ड टेक्नोलॉजीज़ पे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स है, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग है, ब्लॉकचेन है। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बूमिंग है। अगर आपको AI आती है, अगर आपको ब्लॉकचेन आता है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ी बहुत डिसेंट नॉलेज भी है, तो यू कांट बी अनएम्प्लॉयबल। आप कहीं भी बैठो, घर से बैठ के काम कर सकते हो। एंड इनफैक्ट बड़े सारे केस स्टडीज़ हमारे पास, बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने 6-7 महीने की ट्रेनिंग करी और उसके बाद दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग। अभी वो कॉलेज में ही है, अभी उनकी एजुकेशन ख़त्म भी नहीं हुई है, बट दे आर मेकिंग गुड मनी, लाइक अराउंड 70-80,000 तो वो फ्रीलांस करके हर महीने कमा रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ गोइंग अहेड, दैट इज़ अ गुड वे ऑफ लर्निंग। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो वो टाइम आपके पढ़ने और सीखने का है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता, नहीं आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे होते हैं कि पैसे कमा के देना है, या कोई कुछ भी नहीं होता। उस टाइम पे आप फ्री होते हो, तो वो बेस्ट टाइम होता है सीखने के लिए। सो दैट इज़ वाई वी हाईली एनकरेज दीज स्टूडेंट्स कि आपने जैसे ही एडमिशन लिया कॉलेज में आप हमारे साथ सीखना शुरू कर दो, बिकॉज फाइनेंस इज़ नॉट अ बर्डन। वहाँ पे हम मतलब रियल स्किल के प्लेटफॉर्म पे अगर एक बार आ गए आप, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर जॉब इंटरव्यू, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज टेक करियर्स, टू ज्वाइन आवर हैकाथॉन्स, टू हैकाथॉन्स क्या होते हैं? अच्छा, हैकाथॉन्स क्या होते हैं? बड़े सारे बच्चों को पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार हैकाथॉन्स पे थोड़ा सा जोर डाल देता हूँ कि क्या होते हैं। हैकाथॉन बना है 2 शब्दों से मिलके, हैकाथॉन, हैक एंड मैराथन। तो मैराथन मतलब आपको पता है लंबी रेस, मतलब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं होती, 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की होती है। और जो हैक होता है उसका मतलब कि किसी चीज़ के अंदर घुसना। जैसे मान लीजिए अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, तो इस कैमरे के अंदर जो भी डिवाइसेस बनाई हुई हैं या जो भी कंपनी ने जो बना के दिया है, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर पाता हूँ इसके बूट लोडर में या इसके ऑन ऑफ मैकेनिज्म में या इसके फॉर दैट मैटर सेंसर में मैं कुछ बदल पाता हूँ, तो आई एम हैकिंग इनटू द कैमरा। सो ये हैकाथॉन जो बना है ये इन 2 शब्दों से मिलके बना है, हैक एंड मैराथन। तो इसमें क्या होता है, ये लंबे इवेंट्स चलते हैं। जैसे एक बार आप हैकाथॉन में आए, आप बैठे, तो आपको वेन्यू छोड़ के जाना नहीं है, ये लगातार चलेगा अगले 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक, और वहीं पे बैठ के आपको फ्रॉम आइडिया टू प्रोटोटाइप स्टेज तक लेके जाना होता है आपको
हैकाथॉन के अंदर। तो ऐसे बड़े सारे हैकाथॉन से बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ निकल के आए, मतलब 24 से 48 घंटों में लोगों ने ऐसे प्रोटोटाइप्स बिल्ड किए हैं जो आगे चल के कंपनीज बन पाई हैं। तो वहाँ पर लोग आते हैं या बच्चे आते हैं, किस प्रकार से ये एक फ्रूटफुल स्वरूप ले पाता है? हैकाथॉन्स, मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स जो होते हैं बहुत ओपन होते हैं, मतलब उसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, और इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि प्रोफेशनल्स और बच्चे जब एक साथ बैठेंगे, जो आपस में उनका इंटरेक्शन होगा, तो दैट विल बी द रियल लर्निंग एक्चुअली। क्योंकि बच्चा अभी क्या कर रहा है कॉलेज में, जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, रांची में एक बच्चा है, सुबह उठा, अपने कॉलेज गया, कॉलेज में उन्हीं दोस्तों से रोज़ मिल रहा है, उसी प्रोफेसर से रोज़ पढ़ाई कर रहा है, वो प्रोफेसर पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, सेम चीज़ पढ़ रहा है बच्चा, सेम दोस्तों से मिल रहा है, सेम सेट ऑफ पीपल ही इज़ इंटरेक्टिंग विद डेली। नाउ अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उस इवेंट में क्या हुआ, कोई बैंगलोर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई प्रोफेशनल है, कोई एआई पे काम कर रहा है, कोई रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, कोई ड्रोन्स पे काम कर रहा है। अब जब वो बच्चा वहाँ पे पहुँचेगा और उन लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो ही विल गेट एन एक्सपोजर कि वाह यार मैं भी ये कर सकता हूँ। सो वो स्पार्क जो जनरेट होता है, वो स्पार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकाथॉन्स जैसे इवेंट्स, गेट टुगेदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के। हैकाथॉन्स में क्या इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो उन बच्चों को मदद करते हैं? नहीं, यूजुअली हैकाथॉन्स में इन्वेस्टर्स नहीं होते। कई बारी आप बुला सकते हो, मतलब कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है हैकाथॉन्स का। यू कैन इनवाइट, अगर चाहो कि इस हैकाथॉन में अगर आप कुछ आइडिया लेके आते हो तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी होंगे, बट हैकाथॉन में आपको मेंटर्स मिलेंगे आपके लिए, तो मेंटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। विवेक, अपनी रियल स्किल्स को ग्रो कराने के लिए, उसके लिए बच्चे इकट्ठा करने के लिए आपने अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से रखे, कौन कौन से शहरों को आपने चुना? हमने अभी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने का नहीं सोचा, हमने बहुत ज़्यादा फोकस अभी झारखंड पे रखा हुआ है, बिहार पे रखा हुआ है, यूपी के कुछ शहर हैं जैसे अपना बनारस हो गया, लखनऊ, तो फॉर दैट मैटर बड़ा शहर हो जाता है फिर भी, लेकिन अभी हमने बिहार और झारखंड के चुनिंदा शहरों को अपना फोकस बनाया हुआ है। पहले फेज़ में वी आर टाइंग अप विथ लोकल एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ झारखंड एंड बिहार। सेकेंड फेज़ में वी विल सी कि हम इसके बाहर भी निकलें। ऑफलाइन वाले में तो वी आर ओपन फॉर द नेशनल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, बट हमारे जो ऑफलाइन वर्टिकल्स है उसमें हम अभी पूरी तरह से फोकस्ड हैं झारखंड और बिहार के बच्चों पे, क्योंकि यहीं पे इतने बच्चे हैं, यहीं पे इतना पॉपुलेशन है जिनको बहुत ज़्यादा नीड है हैंड होल्डिंग की, जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अभी होता क्या है, इंडस्ट्रीज़ में जब बच्चे जाते हैं तो इंडस्ट्री को चाहिए एक्सपीरियंस। अब वो बच्चा पहले ही फ्रेशर है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक्सपीरियंस मांगने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, और बिना कंपनी में काम के एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये जो बच्चों और इंडस्ट्रीज़ के बीच का जो गैप है, इस गैप को एग्जैक्टली आप फिल किस तरीके से कर पा रहे हैं? इसमें हमारे 2 मेजर वर्टिकल्स है। पहला वर्टिकल तो ये है जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे बच्चों का हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट एरिया होता है कि कोई बच्चा मैकेनिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है, कोई कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो वी देन गिव देम कि अच्छा ठीक है, आपके इंटरेस्ट एरियाज है। कुछ बच्चे तो बहुत क्लियरली अपना गोल सेट करके आते हैं कि मेरे को एआई पे करना है, लेट्स से डिप्लोमा। कोई बच्चा ये कह के आता है कि मेरे को रोबोटिक्स में कुछ सीखना है। कोई बच्चे को ये होता है कि मेरे को पीसीबी डिज़ाइनिंग करनी है। कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को ड्रोन में करना है। बट कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो क्लूलेस होते हैं, उनको नहीं पता, उनको पहले करियर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि क्या करना चाहिए। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना एक फिक्स एजेंडा लेके आते हैं कि मेरे को ये करना है, उनके लिए तो हमारे पास सीधे सपाट प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम उनको बोलते हैं आप एनरोल करो एंड यू स्टार्ट लर्निंग। लर्निंग के 2 मेथड्स हैं। आपको एक हार्डवेयर किट मिल जाएगी जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली सिट ऑन योर कंप्यूटर एंड वर्क ऐसे ही, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, फिर सब कुछ बैठ के कंप्यूटर पे ही कर रहे हो तो आपको मतलब क्रिकेट सीखने के लिए बैट लेके मैदान में उतरना पड़ेगा। सो वी प्रमोट कि आप ये किट खरीदो और किट लेके जाओ, किट पे प्रैक्टिस करो। जो दूसरा मोड है जिनमें बच्चों को नहीं पता कि क्या करना है, उनकी हम 3-4 ऐसे सेशंस रखते हैं जिनमें उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। उनको ड्रोन्स की फील्ड में बताते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। एआई में बताते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं। उनको हम थोड़ा टाइम देते हैं टू सोक अप, सो दैट वो थोड़ा सोच के आएँ, थोड़ा डिफ़ाइन कर लें। एंड देन कई बारी ऐसे इवेंट्स में भी बुलाते हैं हम उनको कि अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं तो जस्ट कम टू दीज इवेंट्स एंड गेट टुगेदर एंड मीटअप्स, जहाँ पे आपको दूसरे लोगों से मिलके आइडियाज़ लगेंगे। रियल स्किल्स की शुरुआत में या अभी क्या आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए, या अभी आप कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हो?
देखिए, स्टार्टअप्स चलाना तो चैलेंजिंग होता ही है। पहला चैलेंज यही होता है कि ट्रस्ट जनरेट करना लोगों का, कि ठीक है ये तो नई कंपनी है, इनके साथ कैसे भरोसा करें। तो वो हमने फिगर आउट कर लिया और उसके लिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप हुई, IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट मिला, उनकी फंडिंग मिली, झारखंड गवर्नमेंट की फंडिंग मिली, DPIIT सर्टिफिकेशंस मिले, तो इससे वो बेसिक ट्रस्ट हमारा जनरेट हो गया। दूसरा जो मेजर चैलेंज आता है कि कॉलेजेस के साथ काम करना बड़ा चैलेंजिंग है। ऐसा क्यों? एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जुलाई में बेसिकली जुलाई तक एडमिशन्स ख़त्म होते हैं बच्चों के। सितंबर 1st या 2nd वीक से उनकी क्लासेज शुरू होते हैं। 15 दिन भी नहीं पढ़ाई होगी और उनका पहला सेमेस्टर आ जाएगा, पहला मिड टर्म एग्ज़ाम आ जाएगा, और ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद जैसे ही उनका सितंबर में एक एग्ज़ाम ख़त्म होकर जैसे ही थोड़ी सी पढ़ाई शुरू होगी, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, इन सब एग्ज़ाम, इन चीज़ों में लग जाएंगे वो। दिसंबर में उनके फिर से एग्ज़ाम्स होने हैं, तो अभी सर्दियों की छुट्टियाँ आएंगी, तो इतनी मतलब आप 6 महीने के एक सेमेस्टर में हार्डली 40 से 50 वर्किंग डेज मिलते हैं कॉलेजेस को और बच्चों को, जिसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो बच्चे के पास ना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो पढ़े क्या, उसको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम्स दे दे के डिग्री मिल रही है। मतलब 90% बच्चों से आप पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि हम एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ते हैं और अगले दिन जाके पेपर देते हैं। तो क्या ये करने से इंडस्ट्री को जो नीड है वो पूरी हो जाएगी? तो इस गैप को आप कैसे ओवरकम करते हैं या कैसे इसको फुलफिल करते हैं? तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए हम बच्चों को वो प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि अब जैसे बच्चे के पास 6 महीने का टाइम है। लेट्स से बच्चे ने जुलाई में एडमिशन लिया, या ऐसे कंसिडर करते कि एडमिशन हो चुका है उसका, वो 3rd सेमेस्टर में है अपने। तो जून जुलाई में कॉलेज में जब तक एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक बच्चा खाली है। तो वो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट होके या हमारे ऑफलाइन इवेंट्स में कनेक्ट होके वो अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। और जब तक कॉलेज अपना इन बाकी चीज़ों में बिजी है तब तक वो अपनी प्रैक्टिकल की लर्निंग्स पे फोकस करके चीज़ें सीख सकता है। अब अगर कोई बच्चा पास आउट हो चुका है और उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, पास आउट होने से पहले आपके पास फाइनल सेमेस्टर में 6 महीने का टाइम मिलता है इंटर्नशिप के लिए। जैसे कुछ कॉलेज के साथ हमारा टाई अप ऑलरेडी है, जहाँ पे हम 6 महीने का ये इंटर्नशिप उनको देते हैं ऑफलाइन जाके उनके यहाँ पे, या फिर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ के फ्यूजन में हाइब्रिड मोड पे उनकी इंटर्नशिप चलती है। तो वी इनकरेज स्टूडेंट्स टू ज्वाइन अस फॉर दिस इंटर्नशिप, क्योंकि 6 महीना बहुत सही टाइम होता है उनको ये चीज़ें सीखने का। कोई एक एरिया पकड़ के वो सीख सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू बिकम मास्टर ऑफ वन। क्योंकि अभी इसमें मतलब दिस इज़ नॉट बेटर गुड आइडिया टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। सो वी इनकरेज स्टूडेंट्स कि आप कोई एक फील्ड पकड़ के उसमें 6 महीने पूरा मास्टरी कर लो। स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, कि इससे पहले कि स्टूडेंट्स कॉलेज टैप करें आप उन्हें टैप कर लें? हम कॉलेज के पहले स्टूडेंट्स को टैप नहीं करना चाहते। हमारा टाइप B2B कॉलेजेस के साथ ही होता है मोस्टली। हम कॉलेजेस के साथ MOU में जाते हैं, जहाँ पे वी आस्क कॉलेजेस कि हम उनको पूरे साल ये सर्विसेज देंगे। उसमें कुछ वेबिनार्स होते हैं, कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे कॉलेजेस के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हमसे कनेक्ट कर सकें। और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक कॉलेज में पहुँचने पे एक साथ हम सारे बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं, और रादर अगर हम वही अलग अलग बच्चे तक पहुँचने की कोशिश करें तो हमारा काफ़ी खर्चा होगा, उसमें बहुत सारे एड्स चलाने पड़ेंगे। मोरोवर अगर कॉलेज ने किसी को रेकमेंड किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है। तो दिस इज़ वाई वी प्राइमरली ट्राई टू कनेक्ट विद द कॉलेज एंड देन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। मतलब जितने भी फॉर्म्स कॉलेजेस के पास आते हैं उसका डेटा कॉलेजेस आपको दे देती हैं? डेटा नहीं, वो वाला डेटा नहीं देते हैं कॉलेज, हम अपने इवेंट्स करा लेते हैं कॉलेज में और वहाँ से कनेक्ट होते हैं। बट देन आवर फोरम इज ओपन, रियल स्केल की वेबसाइट पे जाके बच्चे खुद को भी रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से उनको सारी जानकारी मिलती रहेगी। हम हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जैसे अभी टेक फेस्ट होने वाला है, तो किसी कॉलेज में अगर टेक फेस्ट हो रहा है तो वी ट्राई टू पार्टनर विद देम। अब जैसे रांची के NIT रांची में होने वाला है या NIT जमशेदपुर में होने वाला है इवेंट, तो हम उनके साथ टाई अप कर लेंगे कि, और फिर वहाँ पे जाके बच्चों को थोड़ा सा हमारे बारे में पता लग जाएगा। एंड फिर एक बार हो जाने के बाद तो ये वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है, सीनियर्स अपने जूनियर्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं नॉलेज। बच्चों के अंदर एक ट्रस्ट इनबिल्ड करना और बच्चों के पेरेंट्स के अंदर एक ट्रस्ट इनबिल्ड करना, दोनों ही चैलेंजिंग टास्क होते हैं। तो इन दोनों के लिए आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं, किस तरह से आप इसको टैकल करते हैं? ये होता क्या है कि कई बार बच्चे बोले कि हाँ, मुझे करना है, पेरेंट्स बोले कि नहीं फालतू है, नहीं जाना है, तो फिर
इसके लिए हमारे पास काउंसलिंग टीम है। हावेवर वी नेवर फोर्स स्टूडेंट्स, हम फोर्स सेलिंग नहीं करते हैं, मतलब कि नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो, उसके अंदर वी डोंट गो, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हम साल में 1 लाख बच्चों को या 10 लाख बच्चों को कैटर कर पाएंगे, हम मुश्किल से साल में 4 या 5 हज़ार बच्चों को लेते हैं, तो वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स एंड ऑफरिंग्स। तो जो बच्चा ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि हाँ उनको ये चाहिए, हम उनके साथ जाते हैं। कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं या कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है या ये करने का क्या बेनिफिट होगा, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं। वी हैव आवर काउंसलिंग टीम जो उनको समझाती है, बेनिफिट्स बताती है, एंड देन इफ़ दे फाइंड, पहले तो हमारा बेस्ट पार्ट ये कि है वी आर नॉट जस्ट गिविंग देम ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी प्लेसमेंट तक हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी स्टार्टअप के माध्यम से आपने कितने लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से जोड़े रखा है फिलहाल? पिछले 1 साल की जर्नी में हमने 1000 से ज़्यादा बच्चों को प्लेस किया है, क्योंकि पहले 3-4 महीने तो हम खुद एक्सपेरिमेंटल मोड पे थे, तो 1000 से ज़्यादा बच्चों को हमने अभी तक प्लेस किया है। अभी आज भी हमारा, जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ तो गया में एक हमारा प्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है, कल हमारा एक बक्सर में है, उसके बाद हमारा एक धनबाद में होने वाला इसी महीने। तो ऐसे प्लेसमेंट प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। और आपकी खुद की टीम की अगर हम बात करें तो खुद की टीम में कितने लोग जुड़े रहते हैं? हमारे पास अभी 10 के आसपास रेगुलर लोग हैं। तो उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग आपका किस प्रकार से होता है? वो मोस्टली सैलरी पे हैं लोग तो। ओके, हाँ जी। वे फॉरवर्ड विजन क्या है अगले 5 सालों के लिए विवेक? हाँ जी, वे फॉरवर्ड विजन क्या है अगले 5 सालों के लिए आपका? अगले 5 साल में हम अपने प्लेटफॉर्म पे 1 लाख बच्चों को जोड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले दिनों में इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ सुपर पावर। इंडिया में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, एआई की फील्ड में। और अभी एनवीडिया का जो फाउंडर हैं उन्होंने बोला भी है थोड़े दिन पहले कि दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बी एआई हब फॉर द वर्ल्ड। सो इन चीज़ों को जितना ज़्यादा हमारे बच्चे स्किल्ड होंगे उतना बेनिफिशियल होगा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अपकमिंग जनरेशंस जितना ज़्यादा वाकिफ होंगी उतना ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। विवेक, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।